प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा विषय है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा। और आज का मेरा टॉपिक है शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार। शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार हम किस प्रकार से कर सकते हैं? जो भी शिक्षक सेवा में चले गए हैं, सेवाएं दे रहे हैं, वो विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवा हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या विद्यालय में हो या महाविद्यालय में हो, जो भी अध्यापक है वो सेवाएं अपनी दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रशिक्षणार्थियों को पढ़ा रहे हैं या अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। उन अध्यापकों की सेवा शर्तों में वो कौन कौन से सुधार किए जाए जिनके लिए अध्यापकों को उनका लाभ मिल सके और अपने व्यवसाय की उन्नति वो कर सके। इसलिए सरकार ने कई प्रकार की अध्यापकों के लिए अनुशंसाएं की, नीतियां बनाई। उन नीतियों के अंतर्गत कई प्रकार की अनुशंसाएं करते हुए इन सेवा शर्तों में विभिन्न प्रकार के सुधारों की बात उसमें बताई गई है। हम आज एक एक बिंदु पर इस पर ध्यान विचार करेंगे और एक एक बिंदु पर हम समझेंगे और इसमें बिंदुओं को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो पहला बिंदु है शिक्षकों की योग्यता के अनुसार वेतन भत्ते उपलब्ध कराना। अगर शिक्षकों की सेवा शर्तों की सुधार की हम बात करें तो कई प्रकार की अनुशंसाएं, कई प्रकार की नीतियां शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई है। ऐसी कमेटियों के द्वारा निर्धारित की गई है जहां पर शिक्षकों की जितनी योग्यता है, योग्यता के अनुसार ही शिक्षकों की वेतन भत्ते उपलब्ध कराना हमें चाहिए। क्योंकि जब तक शिक्षकों को पर्याप्त वेतन नहीं मिलेगा वो ठीक प्रकार से कार्य करने में असमर्थ होंगे, उनका पारिवारिक पालन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा और ठीक प्रकार से शिक्षण की व्यवस्था कराने में वो असमर्थ रहेंगे। मानसिक रूप से भी कई प्रकार की ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ शिक्षकों को कई प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती, आर्थिक कठिनाई उनको महसूस करनी पड़ती है। तो उन कठिनाइयों को लेकर के भी शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव को देखते हुए छात्रों पर गलत असर पड़ता है। इसलिए शिक्षकों की योग्यता के अनुसार वेतन भत्ते उपलब्ध कराना भी हमारा उत्तरदायित्व होता है कि हम समय समय पर उनकी वेतन वृद्धि करें और वेतन वृद्धि करते हुए उनको लाभ दें, उनकी योग्यताएं वो बढ़ाएं, उसका उनको प्रमोशन दें, प्रमोशन देखते हुए उनको इंक्रीमेंट उनका लगाएं। ये सारी बातें कई प्रकार की अनुशंसा में की गई है। वो किसी भी क्षेत्र का अध्यापक हो, वो प्राथमिक स्तर का अध्यापक हो या माध्यमिक स्तर का अध्यापक हो या महाविद्यालय का अध्यापक हो या विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हो, किसी भी इकाई से जो अध्यापन के कार्य कर रहे हैं उन सभी प्रकार के अध्यापकों के लिए ऐसे सरकार ने कई प्रकार की नीतियों की अनुशंसाएं की है कि वो उनके अनुसार से अपने वेतन जितनी योग्यता अध्यापक की, लेक्चरर की, प्रोफेसर की या हो, उन योग्यता के अनुसार ही उन्हें वेतन भत्ते उपलब्ध कराने चाहिए ताकि अध्यापक की मानसिक स्थिति ठीक बन सके, परिवार का पेट पालन वो ठीक प्रकार से कर सके, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके और बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए अच्छा ज्ञान दे सके। अगर अध्यापक की स्थिति अच्छी होगी तो ही छात्रों को वो ठीक प्रकार से अच्छे संसाधनों के द्वारा या घर में कुछ संसाधन ला करके अच्छी व्यवस्था देने में वो समर्थ होगा। इसका काफी प्रभाव अध्यापक को देखने को मिलेगा। इसलिए समय समय पर अध्यापकों के वेतन वृद्धि पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए शिक्षकों की योग्यता जितनी है, जिस प्रकार सरकार की रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हैं, उस हिसाब से उनको वेतन भत्तों का लाभ देना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी अनुशंसाएं करना भी एक सबसे बड़े अध्यापकों के लिए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए या सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए बातें कही गई है। दूसरी बात है, दूसरा हमारा बिंदु है व्यावसायिक विकास हेतु शिक्षकों के दायित्वों का निर्धारण करना। व्यावसायिक विकास हेतु शिक्षकों के जो दायित्व है उनका निर्धारण किया जाए। शिक्षक का दायित्व या शिक्षक का पद बहुत सम्मानीय पद माना जाता है। विश्व में अगर माना देखा जाए तो शिक्षक का सम्मानीय पद जितना कोई भी पद नहीं होता।
आज हम बात करें इनके दायित्वों की, तो अध्यापकों को अपने दायित्वों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। वो ऐसे कौन कौन से दायित्व हैं जिनको उनके व्यावसायिक दृष्टि से उनका विकास करें, अपनी पाठ की तैयारी वो ठीक प्रकार के कर करके जाएं, बालकों का वह सर्वांगीण विकास करें, बालकों को अच्छा ज्ञान दें और अपने दायित्वों पर सही खरा उतरें। ऐसे व्यावसायिक विकास हेतु शिक्षकों के दायित्वों का निर्धारण किया जाए। ये भी एक नीतियों में निर्धारण किया गया है कि हम उनके दायित्वों को इस प्रकार से सेवा शर्तों में जोड़ें कि अपनी दायित्वों को पूर्ण रूप से वो निभा सकें, बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें, प्रशिक्षणार्थियों को अच्छा ज्ञान दे सकें। जो भी अध्यापक कहीं भी, या महिला अध्यापिका हो या पुरुष अध्यापक हो, अपने दायित्वों का निर्वाह उन्हें ठीक प्रकार से करना चाहिए। जो भी सेवा शर्तें हैं उनकी सेवा शर्तों के अनुसार, जो नियम कानून है उनके अनुसार उन्हें चलना चाहिए और देश का अच्छा नागरिक और समाज का अच्छा नागरिक बना करके और बच्चों को अच्छा ज्ञान दे। ये सारी चीजें हम इन सारी शर्तों के अनुसार हम चलेंगे तो कई प्रकार के सुधार की बात में सेवा शर्तों में इसके अंतर्गत मान सकते हैं। अगला है सेवानिवृत्ति वृद्धावस्था में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। अगर हम अध्यापकों की अगर विभिन्न प्रकार की अगर बातें देखें तो कई प्रकार की, अगर शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार की बात आती है तो एक बात ये भी आती है कि सेवानिवृत्ति जब अध्यापक होता है, कई सालों से वो सेवा दे रहा है, सेवारत रहता है, वो अपना पूरा जीवन को बच्चों के लिए समर्पित कर देता है, जहाँ भी वो सेवा दे रहा है, तो सेवानिवृत्ति में उसको लाभ मिलना चाहिए, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के और सरकारी लाभ वो मिलने चाहिए। और चिकित्सा सुविधा है वृद्धावस्था, जब वृद्धावस्था में जब टीचर हो जाता है, उसकी सेवा में कई साल देते हुए हो जाते हैं और सेवानिवृत्ति होने के बाद वृद्धावस्था में चला जाता है, तो उसकी ज़्यादातर शारीरिक स्थिति कमजोर हो जाती है और शारीरिक स्थिति कमजोर होती है तो मानसिक स्थिति कमजोर होती है और मानसिक स्थिति के साथ साथ उनको इन स्थितियों को संभालने के लिए, सुधारने के लिए हमें चिकित्सा की आवश्यकता होती है। तो हमें चिकित्सा उपलब्ध कराना भी हमारे ये सेवा शर्तों के अनुसार आता है कि ये भी सुविधाएं अध्यापक को मिलनी चाहिए, जो कि सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार की अध्यापक सेवा में है या विभिन्न प्रकार से सेवा से जुड़ा हुआ है, उनको विभिन्न नीतियों के अनुसार जो अनुशंसाएं की गई है, उन अनुशंसा के अनुसार नीतियां बनाई गई, उनके अनुसार सेवा शर्तों में इस प्रकार की भी सुविधाएं देनी चाहिए कि जब भी वो सेवानिवृत्ति हो उसको पेंशन मिले। पेंशन के बाद, पेंशन जब तक वो जीवित है या वृद्धावस्था तक जो अपनी जीवन है तब तक उसको पेंशन का लाभ मिले और पेंशन का लाभ मिलते हुए जब भी उसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था या वृद्धावस्था में आ जाता है तो वो चिकित्सा सुविधाएं भी उनको निःशुल्क मिले। ये भी प्रावधान में हमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी उसको मिलना चाहिए, ये भी एक अनुशंसा उनके द्वारा की गई है। अगला है शिक्षकों को भवन निर्माण की सुविधा उपलब्ध हो और शिक्षकों को भवन निर्माण की भी सुविधा के लिए हमें सेवा शर्तों में सुधार करना चाहिए। शिक्षकों को भवन निर्माण की सुविधा अगर उपलब्ध होगी, शिक्षक जहाँ कहीं का भी हो, किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी जिले से आया हुआ हो और जहाँ भी वो सेवाएं दे रहा है, जिस प्रदेश में, या राज्य सरकार की नौकरी हो या केंद्र सरकार की नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर में अन्य जिले से, अन्य प्रदेशों से आए हुए टीचर हो, जो कोई भी हो, उन टीचरों को सुविधा के लिए भवन निर्माण की भी हमें सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए या क्वार्टर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि वो वहाँ पर रह करके अपनी सेवाओं को सुचारू रूप से संचालन कर सके। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देनी चाहिए मकान बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए या अन्य योजना से जोड़ करके। आज हम देखते हैं कि प्रदेशों में, कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री योजना के लिए के तहत शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के फ्लैट या आवासीय सुविधाएं दी जा रही है, रियायती दर पर दी जा रही है। अध्यापक उनसे जुड़ सकते हैं। वो फ्लैट केवल अध्यापकों के लिए होते हैं, केवल टीचरों के लिए भी वो फ्लैट उपलब्ध कराए जाते हैं, मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। वो टीचर कॉलोनी के नाम से विकसित हो जाती है या टीचरों के लिए विशेष रूप से सुविधाएं उनमें मिलती है। ऐसे कई प्रकार की मुख्यमंत्री के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, तो ये सुविधाएं भी हमें टीचरों को मिलनी चाहिए। शिक्षक को भवन निर्माण की सुविधा उपलब्ध होगी तो टीचर ठीक प्रकार से यहाँ पर अपना रह सकेगा और रहने के पश्चात
सुचारू रूप से अपने विद्यालय जा सकेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब तक सुविधाएं टीचर को नहीं मिलेगी तब तक कार्य के प्रति वो ठीक प्रकार से नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए हमें भवन की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। कहते हैं ना, 3 चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, भोजन, कपड़ा और मकान। ये 3 चीजें मूलभूत आवश्यकताएं, मनुष्य की जो भी मूलभूत आवश्यकता है वो ये पूर्ति होनी चाहिए। उन मूलभूत आवश्यकताओं का हमें ध्यान देना चाहिए। तो सरकार को शिक्षकों के भवन निर्माण की सुविधाएं में उपलब्ध हो, ऐसे जो सेवा शर्तों में ये नियम बनाने चाहिए, सुधार करने चाहिए, ताकि अध्यापक इनसे जुड़ सके और उसका ठीक प्रकार से उपयोग लेते हुए बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षण करा सके। ये सारी व्यवस्थाएं भी इसके अंतर्गत अपन मान सकते हैं। अगला है, अध्ययन अवकाश एवं शिक्षा के उन्नयन हेतु अवसर दिए जाए। अध्ययन अवकाश, जो भी अध्ययन अवकाश है, टीचर जो सेवा में है या सेवा कर रहा है या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, सेवा दे रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में हो या सिटी क्षेत्र में हो या विश्वविद्यालय में हो या महाविद्यालय में हो या प्राथमिक स्कूल में हो या मिडिल स्कूल में हो या सेकेंडरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, कहीं भी हो, वो महिला अध्यापक का हो या पुरुष अध्यापक हो, वो जो भी अध्यापक है, अध्ययन अवकाश एवं शिक्षा को नियमित अवसर दिया है। जब भी वो अपने शिक्षा में और बढ़ावा करना चाहे, उन्नयन करना चाहे या अपनी डिग्री बढ़ाना चाहे, तो उनको अध्ययन अवकाश मिलना चाहिए। ये भी सेवा शर्तों में हमें सुधार करना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि टीचरों की योग्यता में अगर वो वृद्धि करना चाहते हैं लेकिन उनको अध्ययन अवकाश नहीं मिलता, कई प्रकार की छुट्टियां नहीं मिल पाती, तो वो अपने कोर्सेज को छोड़ देते हैं। इन कोर्सेज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने उन्नयन करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए हमें सरकार को चाहिए उनको अवकाश स्वीकृत किया जाए। जिस योजना से वो जुड़ रहा है प्राइवेट सेक्टर में, तो मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा उनको छुट्टी दी जाए, या भी कोई जो भी उनका मैनेजमेंट अधिकारी है उनके द्वारा अनुशंसा या छुट्टी स्वीकृत की जाए। तो तभी अगर छुट्टी उनको मिलेगी तभी वो अपना अध्ययन को या उन्नयन अपनी शिक्षा का कर सकेगा। इसलिए समय समय पर अध्यापक अगर अपना शिक्षा के व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाह रहा है या अपनी योग्यता को बढ़ाना चाह रहा है या अपने व्यवसाय में और तरक्की करना चाह रहा है या डिग्री बढ़ाना चाह रहा है या डॉक्टरेट की उपाधि लेना चाह रहा है या एमफिल करना चाह रहा है, तो इन सारी चीज़ों को उन्हें प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश भी उनको मिलना चाहिए। तो ये भी सुविधा है, हमारे अध्ययन अवकाश मिलेगा तभी शिक्षा को उन्नयन हो सकेगा और इस अवसरों को प्राप्त कर सकेगा। तो ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि सरकार को चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में विभिन्न प्रकार के कमेटियों को चाहिए कि ऐसी सुविधाएं अध्यापक को मिले ताकि इनसे वो जुड़ सके और अपना उन्नयन वो कर सके। अगला है, महिला शिक्षिका कि उनके पतियों के स्थान पर नियुक्ति का प्रावधान। आपने देखा होगा कई प्रकार से कि पति और पत्नी जब दोनों टीचर होते हैं तो कई प्रकार के दूर दराज में उनके नियुक्ति हो जाती है, और नियुक्ति हो जाती तो कई प्रकार से उन्हें दिक्कत आती है, एक स्थान पर वो नहीं रह पाते, तो पारिवारिक जो दायित्व है वो नहीं निभा पाते। इसलिए बच्चों के हित के लिए एवं पारिवारिक दायित्वों को निभाने के लिए और बच्चों को स्थानीय सुविधा जहाँ पर दोनों रहेंगे तो अच्छी सुविधाएं वहाँ पर बच्चों को वो दे पाएंगे और बच्चों का सर्वांगीण विकास भी ठीक प्रकार से उसकी मानसिकता से कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ें महिला शिक्षिकाओं के जो पति है उनके स्थान पर ही महिलाओं की नियुक्ति की जाए। जहाँ पति जहाँ सेवा दे रहा है, जिस स्थान पर दे रहा है, या वो प्राइवेट सेक्टर का हो या प्राथमिक स्तर का हो या माध्यमिक स्तर या कॉलेज स्तर का लेक्चरर हो, कोई भी हो, जहाँ पर पति की नियुक्ति है जिस स्थान पर है उस स्थान पर भी महिलाओं की ऐसे ट्रांसफर की सुविधा मिलनी चाहिए कि दोनों की पोस्टिंग उस स्थान पर हो, ताकि वो वहां जाकर के अपने परिवार का संचालन ठीक प्रकार से कर सके और बच्चों को जो उनके विद्यार्थी है उनको भी मनोयोग से पढ़ा सके। ये भी सुविधाएं उनको देने के लिए हमें सेवा शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता होती है। जब तक अब हम और आप सरकार के द्वारा ये सारा कार्यक्रम नहीं स्थापित करें तो ये भी कई प्रकार की नीतियों में निर्धारण किया गया है कि ऐसे प्रावधान किए जाएं पति पत्नी एक ही स्थान पर एक ही जगह अपनी सेवाएं दें ताकि मनोयोग से वो अपनी सेवाएं दे सके। ऐसे कई प्रकार की अनुशंसा आती है, उसके आधार पर भी हमें सेवा शर्तों में सुधार करना चाहिए। तो इन चीज़ों को अगर देखें तो महिला शिक्षिकाएं कि उनकी
पति के स्थान पर नियुक्ति का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि महिला शिक्षिका भी जब महिला जब कहीं सर्विस करती है तो कई प्रकार की दिक्कतें उनको आती है, उन सुविधाओं की दृष्टि से, ताकि वो एक साथ चले जाएं, एक साथ आ सके, विद्यालय ठीक समय पर पहुंच सके। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए भी हमें कई प्रकार की ऐसी सुविधाएं देना या सेवा शर्तों में सुधार करना अनिवार्य माना जाता है, इसलिए सुधार करने की अनुशंसा इसके अंतर्गत की गई। अगला है नियुक्ति तथा स्थानांतरण के मानक अनिवार्य स्थिति में निर्धारित किए जाए। नियुक्ति तथा स्थानांतरण के मानक हमें अनिवार्य रूप से स्थिति का निर्धारण किया जाना चाहिए। नियुक्ति हमें किस स्थान पर है और किस प्रकार से ट्रांसफर हमें कितने सालों में हो, ऐसे मानकों का निर्धारण भी करना चाहिए। जब तक हम ऐसे मानकों का निर्धारण सरकार के द्वारा नहीं होगा, विद्वानों के साथ नहीं होगा या नीतियों के अनुसार नहीं होगा, तब तक हम इन कार्यक्रमों से बाधित रहेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक अध्यापक की नियुक्ति 1 साल पहले होती है और उसमें उस अध्यापक उस स्कूल से, उस महाविद्यालय से या उस माध्यमिक स्कूल से वो परिचित ही नहीं हो पाता, इससे पहले कुछ समय बाद ही उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये ऐसे मानकों का निर्धारण करना भी हमारा कार्य इसके अंतर्गत माना जाता है। ऐसे सेवा शर्तों में सुधार करना चाहिए। नियुक्ति किस आधार पर, योग्यता के आधार पर कहाँ देनी चाहिए, किस स्थान पर देनी चाहिए, कब देनी चाहिए और कौन से स्कूल में देनी चाहिए, इसका भी निर्धारण होना चाहिए। योग्यता के हिसाब से भी हमें नियुक्ति देनी चाहिए कि विद्यार्थियों को कहाँ लाभ इनकी योग्यता का मिल सके। तो ये भी ध्यान रखें। स्थानांतरण के मानक अगर अनिवार्य स्थिति में निर्धारित नहीं किए गए तो हम कई प्रकार से शिक्षा की में व्यवधान आएगा। हम कई प्रकार से बच्चों को हम उस शिक्षा से देना चाहेंगे वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बीच में ही हम स्थानांतरण हमारा हो जाता है तो वो कार्यक्रम हमारा अधूरा हो जाता है। तो ये कई एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से या सरकार की कुछ ऐसी हठ धर्मता की दृष्टि से भी कही है तो अध्यापकों को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इन स्थिति को देखते हुए भी हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए, इन सेवा शर्तों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी एक नियुक्ति तथा स्थानांतरण के मानक अनिवार्य स्थिति में निर्धारण किए जाए, ताकि अध्यापक मानसिकता के साथ या मनोयोग के साथ या स्थिति के साथ अपनी सेवाएं कर सके और ठीक अच्छी प्रकार से छात्रों को ज्ञान दे सके। तो ये भी एक जब तक अध्यापक का मन और मस्तिष्क सही नहीं होगा तब तक वो पूर्ण मनोयोग से छात्रों को पढ़ाने में हिचकिचाएगा। इसलिए उसको ट्रांसफर का डर खत्म किया जाए। ट्रांसफर होने का उसको डर होता है कि मुझे इतनी साल हो गए, अब मेरा ट्रांसफर होना चाहता है। अच्छे अध्यापक उस स्कूल से चले जाते हैं, विद्यार्थियों को काफी नुकसान हो जाता है। ये स्थिति को देखते ही कई प्रकार से हम बाधित हो जाते हैं। उस बाधितता में केवल बच्चे ही बाधित नहीं हुए, स्टाफ भी बाधित हो जाता है और अध्यापक भी बाधित हो जाता है, उसका परिवार भी डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ऐसी कई प्रकार की, तो इनमें भी कहीं हमारे सेवा शर्तों में सुधार करना चाहिए, ताकि अध्यापक एक स्थान पर रह करके अपनी सेवाएं दे सके और बच्चों को लाभ दे सके। अगला है शिक्षक कल्याण हेतु राष्ट्रीय योजनाओं को प्रभावी बनाना। शिक्षक कल्याण हेतु राष्ट्रीय योजना को प्रभावी बनाना भी एक हमारा उत्तरदायित्व होता है। शिक्षक का कल्याण किस प्रकार से किया जाए, शिक्षक का विकास किस प्रकार से किया जाए और राष्ट्रीय योजनाएं ऐसी कौन कौन सी, उनको प्रभावी हम किस प्रकार से बना सकते हैं, उन चीजों का भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे शिक्षक की योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी हमें ऐसा ध्यान देना चाहिए, ऐसी नीतियों निर्धारण करनी चाहिए, ऐसे सेवा शर्तों में सुधार करना चाहिए कि शिक्षकों का कल्याण फाउंडेशन ऐसा बनाया जाए या कुछ ऐसा कोर्स बनाया जाए ताकि शिक्षकों का कल्याण हो सके, उन शिक्षकों के बच्चों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति मिल सके। ऐसी राष्ट्रीय योजनाओं को उनसे जोड़ करके उनके परिवार को ठीक प्रकार के उनसे लाभ मिल सके, ऐसी योजनाओं को भी हमें समय समय पर उनसे जोड़ना चाहिए। तो ये भी सेवा शर्तों के अनुसार हम चल सकते हैं। तो शिक्षक कल्याण की ऐसी योजना सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, कई प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इनमें राष्ट्रीय योजनाओं को भी उनसे जोड़ा जाए या प्रभावी बना जाए तो शिक्षक को काफी लाभ मिल सकता है और शिक्षक आगे बढ़ेगा तो विद्यार्थी का भविष्य भी ठीक प्रकार से बन पाएगा। इसलिए इन योजनाओं को मैंने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि
जो भी सम्मान पद होता है वो शिक्षक का होता है। विश्व में अगर नाम या गुरु का नाम माना जाता है तो वो अध्यापक का होता है। समाज का विश्वास अध्यापक पर टिका हुआ रहे और अध्यापक को भी चाहिए कि वो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास वो करे। इस छवि को बनाए रखने के लिए हमें ऐसी चीज़ों में सुधार करें, शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार करें, ताकि ऐसी नीति निर्धारण किया जाए। नई शिक्षा नीति में भी ये बताई जाए। यह हमारी कई प्रकार के अनुशंसाएं नीतियों में की गई है। उन नीतियों को हम जोड़ करके शिक्षकों में हम कई प्रकार के सुधार करने का प्रयास किया है। तो मैंने एक एक बिंदु को बहुत धैर्यपूर्वक मैंने आपको समझाया है और समझाने का प्रयास किया है। आपकी समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।